Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज एट अव्यान IAS. तो आज का हम टॉपिक लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ग्रोथ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्रेडिटर्स डेटर्स पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रुपी डेप्रिसिएशन पे क्या होता है. ये इसके अंदर हम इस टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे. तो पूरा सब कुछ अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे. आप वीडियो में एंड तक आप बने रहे. तो देखिए, पहला है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ग्रोथ पे क्या होता है. देखिए, जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होगी, मॉडरेट इन्फ्लेशन मतलब आपका इन्फ्लेशन 2%, 3%, 4%, 5%, अगर इस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है. क्यों? इससे ग्रोथ इंक्रीज होती है. क्यों? मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तो कंट्री ग्रोथ इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि अगर महंगाई है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन इसका मतलब क्या है, डिमांड है. भाई मॉडरेट इन्फ्लेशन मतलब क्या है, डिमांड है. मार्केट में डिमांड है तो इसका मतलब क्या है, आपके हाथ में पैसा है, मनी है, मनी सप्लाई ज्यादा है. भाई जब आपके हाथ में पैसा होगा तो डिमांड होगी. आप किस चीज की डिमांड करेंगे तो उसकी महंगाई बढ़ती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ती है उसकी. तो इसलिए इन्फ्लेशन, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ये दिखाता है कि देयर इज डिमांड इन एन इकोनॉमी, डिमांड इकोनॉमी में. और उससे क्या होगा, आपका जब डिमांड होगा, इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर्स सप्लाई इंक्रीज करेंगे. और सप्लाई जब इंक्रीज होगा उसके लिए क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे. यानी कि सप्लाई करेंगे, उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे ना. इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा. कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगा. तो मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इसलिए क्या है, इन्फ्लेशन है. और इसलिए मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है, ये अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए. अगर हाई इन्फ्लेशन हो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. क्योंकि अगर ज्यादा महंगाई है तो जब चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी, आप उसे कम खरीदेंगे ना, तो क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी तो ग्रोथ भी गिर जाएगी. इसलिए हाई इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन्फ्लेशन का डेटर और क्रेडिटर पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इंपैक्ट होता है डेटर और क्रेडिटर पे. डेटर एंड क्रेडिटर, इस पे क्या फर्क होता है. देखिए, मान लीजिए ए है और ये बी है. ए ने 2020 में बी को 100 रुपीज लोन पे दिए, 100 रुपीज उधार दे दिए एट मान लीजिए 0% में दे दिए. क्लियर. कब? 2020 में. क्लियर. अब देखिए 2020 में मान लीजिए 1 kg गोल्ड 100 रुपीज का था 2020 में. अब इसने क्या सोचा कि 2020 में इसके दो ऑप्शन थे. बी को 100 रुपए की जरूरत थी, इसने क्या करा कि इसको 100 रुपए दे दिए. ये भी कर सकता था ना कि ये 1 kg गोल्ड परचेज कर सकता था, 1 kg गोल्ड परचेज कर सकता था ये. लेकिन इसने परचेज नहीं करा, इसने पैसा बी को उधार दे दिया एट 0, फ्रेंड वगैरह हुआ 0% पे. तो ए इस केस में क्या होगा, क्रेडिटर हो गया, यानी कि लेंडर हो गया ए. बी क्या हो गया, आपका डेटर हो गया, यानी कि बोरोवर हो गया ये. अब बी ने क्या किया, इस 100 रुपीज से उसने क्या करा, इसने 100 रुपीज से 1 kg गोल्ड परचेज कर लिया. 100 रुपए का है ना, तो इसने 1 kg गोल्ड परचेज कर लिया. अब ये पैसा इसको 1 साल बाद वापस करना था. किसको? बी को. ए को 1 साल बाद ये पैसा वापस करना था. तो अब क्या हो गया, 1 साल बाद मान लीजिए इन 2021 इन्फ्लेशन कितना हो गया, मान लीजिए 10%. इन्फ्लेशन कितना हो गया, 10% हो गया. तो गोल्ड की प्राइस कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी. अब 1 kg गोल्ड कितने का हो गया,
110 का हो गया 110 रुपए का। तो बी को जब ये पैसा वापस करना था ए को, तो बी ने क्या करा, 1 kg गोल्ड को सेल कर दिया। जब बी ने 1 kg गोल्ड सेल किया तो इस पे कितना आया, 110 रुपीज आया ना इसके पास। पहले इसने दिया कितना था, पहले इसने 100 रुपीज पे किया था, लेकिन 1 साल बाद जब पैसा वापस करना था इसने यही गोल्ड, इसी गोल्ड को सेल कर दिया, इस 1 kg गोल्ड को सेल कर दिया। 2021 में गोल्ड की कीमत कितनी थी, 110 थी, तो कितना आया इसके पास, 110 आया। अब इस 110 में से 100 रुपया ये इसको वापस कर देगा, और इसके पास कितना बच गया, 10 रुपए बच गया, ये 10 रुपीज इसका प्रॉफिट हो गया। अब जब ए इस 100 रुपीज को मार्केट में लेके जाएगा और गोल्ड परचेस करने जाएगा, तो क्या 100 रुपीज में 1 kg गोल्ड परचेस कर सकता है, नहीं कर सकता ना, कितना करेगा, 0.9 ही कर पाएगा ना। अगर यही 100 रुपया ये 2020 में यूज कर लेता, तब ये 1 kg गोल्ड परचेस कर सकता था। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो इसमें आपने क्या देखा, क्रेडिटर को लॉस होता है और डेटर को फायदा होता है। कितने का फायदा हुआ, 10 रुपीज का हुआ। सो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन में हम ये बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, क्लियर, फ्रॉम ए टू बी। और डेटर को क्या होता है, फायदा, और क्रेडिटर को नुकसान होता है। अगर डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन में इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। डिफ्लेशन में क्या होगा, जब मंदी होगी तो डेटर को नुकसान होगा और क्रेडिटर को फायदा होगा। इतना क्लियर। अब आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए अगर इन्फ्लेशन होगा इसका मतलब क्या है, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करेगा ना, किसका, ऑफ सेलर। यानी कि महंगी चीजें हो रही है तो सेलर जो प्रोड्यूसर होगा उसका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। जब इनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, जिस चीज में इनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, ये उसको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ये उसको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो यानी कि इन्फ्लेशन एनकरेज करेगा प्रोड्यूसर्स को कितना, मोर प्रोडक्शन के लिए। तो इन्फ्लेशन होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। जब सप्लाई इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि मॉडरेट इन्फ्लेशन ये बता रहा है, मॉडरेट इन्फ्लेशन बता रहा है कि एडिक्वेट कुछ ना कुछ डिमांड है मार्केट में, और उस डिमांड को पूरा कौन करेंगे, ये प्रोड्यूसर और सेलर्स करेंगे। क्लियर हो गया आपको, क्लियर। ये तो इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखे आपने, कुछ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखे आपने, पॉजिटिव्स देखे आपने कि अच्छे में क्या होता है। अब थोड़ा नेगेटिव देखते हैं। अब देखिए जो आपके फिक्स्ड इनकम होती है, जिनकी जो फिक्स्ड इनकम पीपल है, जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम होती है, जैसे कि पेंशनर हो गए, फिक्स्ड पेंशन आती है, स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी फिक्स होती है, जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो आपके मींस जो आपके दादा परदादा जो होते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं, वो उनके पास पैसा फिक्स होता है। यानी कि जब इन्फ्लेशन होगा, मैंने आपसे क्या कहा, जो इन्फ्लेशन होता है आपको पता है, इन्फ्लेशन क्या करता है, पैसे की वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करता है ना, करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करता है, पैसे की वैल्यू डिक्रीज करता है ना भाई। जो चीज पहले आप 10 रुपए में खरीद पाते थे, क्या अब वो आप खरीद पाते हो, नहीं खरीद पाते आप। क्लियर, सिंपल। पहले 50 पैसा हुआ करता था, 50 पैसा हुआ करता था, 50 पैसे में टॉफी कुछ ना कुछ आप परचेस कर लेते हैं, लेकिन अब 50 पैसे की कुछ वैल्यू नहीं रही, और 50 पैसा बनाना ही बंद कर, क्योंकि 50 पैसे आप कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, उस पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उस पैसे की वैल्यू डिक्रीज। तो महंगाई बढ़ेगी तो करेंसी, पैसे की वैल्यू डिक्रीज करेगा, पैसे की वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो जो फिक्स्ड इनकम होएगी, जिसकी फिक्स्ड इनकम मतलब पेंशनर है, फिक्स्ड है, 20,000 आनी है,
तो इसका मतलब क्या है, जब महंगाई होगी तो इनकी एक तरह से वैल्यू डिक्रीज होगी, पैसों की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि इनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। जो चीज पहले 20,000 में, वो मान लीजिए इनकी 100 रुपीज फिक्स्ड इनकम है, इस 100 में मान लीजिए वो पहले 10 पेन परचेज कर पाते हैं, जो पेन की कीमत 10 रुपए है। अब इन्फ्लेशन की वजह से अब पेन की कीमत 15 रुपए हो गई, लेकिन इनकी इनकम तो फिक्स है ना। जब इनकी इनकम फिक्स है तो क्या आप ये 10 पेन खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो जो फिक्स्ड इनकम होती है जिनकी, उस पर क्या फर्क होता है, उस पर नेगेटिवली इंपैक्ट डालती है इन्फ्लेशन। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट और क्या होता है, अगर महंगाई हुई तो इसका मतलब क्या है, आपके जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज भी क्या है, कॉस्टली होंगे, ये भी कॉस्टली होंगे। एसेंशियल फूड, रोटी, कपड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, महंगाई का नेगेटिव इंपैक्ट किस पे होगा, एडवर्स इंपैक्ट पुअर पीपल पे होगा। क्योंकि जब महंगाई होगी वो तो जरूरत की चीजें लेते हैं, गरीब आदमी जरूरत की चीजें मिल जाए वही बहुत है, तो जरूरत की चीजें लेते हैं, तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी इंक्रीज होगा, क्लियर। अब दूसरा देखिए, सेविंग पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए सेविंग्स पे, भाई जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका एक तरह से जो चीज आप पहले सस्ती खरीद पा रहे थे, महंगी खरीदोगे आप महंगी खरीदोगे आप। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन आपकी रियल इनकम को डिक्रीज करता है, कि आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है। एक तो रियल इनकम को डिक्रीज करता है, कैसे देखिए, मान लीजिए आपकी अप्रैल के मंथ में इनकम है 100 रुपीज, ये आपकी इनकम है, क्लियर। आपका मान लीजिए हाइक हुआ है, आपका सैलरी हाइक हुआ है मई के मंथ में मान लीजिए 10% सैलरी हाइक हुआ है, तो एक तरह से कितना होना चाहिए, 10 रुपए हाइक होना चाहिए। तो ये आपकी इनकम, नॉमिनल इनकम इंक्रीज हुई है, ये 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है ना। बट मान लीजिए मई के महीने में इन्फ्लेशन 7% है, तो यानी कि ये जो 10 रुपए का हाइक हुआ है, ये 7% महंगाई है। इसका मतलब एक तरह से 7% के हिसाब से इस पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना। तो आप इस इन्फ्लेशन इंपैक्ट को लगाएंगे तो रियल इनकम कितनी है आपकी, 10% माइनस में 7%, 3% आए, यानी कि 3 रुपीज हुआ। इन रियलिटी में तो आपकी इनकम 3 रुपए से राइज करिए सिर्फ, तो ये आपकी रियल इनकम हो गई एक तरह से। रियल इनकम का मतलब होता है अपने इनकम में से इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हटा दीजिए, तो आपके रियल इनकम आते हैं। तो रियल इनकम आया आपका। तो इसका मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन होगा तो आपकी रियल इनकम डिक्रीज करेगी। जब आपकी रियल इनकम डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है, सेविंग भी डिक्रीज करेगी ना। जब आपकी इनकम डिक्रीज करेगी तो सेविंग भी डिक्रीज करेगी। जब महंगाई होगी तो आपको क्या लगेगा, फ्यूचर में इन्फ्लेशन, आपको क्या लगेगा, फ्यूचर में ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा महंगाई होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो चीजें अभी सस्ती होंगी, अभी महंगाई कम है, आप क्या करोगे, अभी के अभी अपनी इनकम स्पेंड कर दोगे ना, खरीदोगे ना। जैसे पेट्रोल डीजल में होता है, आपको पता लगता है पेट्रोल 4 दिन महंगा, पहले क्या होता था, पेट्रोल आपको लगता है कि 4 दिन बाद महंगा होने वाला है, तो पेट्रोल पंप पे पहले लाइन लग जाती थी, लंबी लंबी लाइन लग जाएगा ताकि अपनी टैंकी फुल कराए, तो वो स्पेंड करते थे। सेम इसकी बात है, जैसे आप देखते हो, आप क्या देखते हो, कोई भी सेल लग रही है, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, कोई भी सेल लग रही है, दिवाली तक सेल है, आपको पता है दिवाली या न्यू ईयर तक सेल है, क्लियर। और दिवाली को 2-3 दिन रह गए या न्यू ईयर खत्म होने वाला है, तो आप क्या लगेगा कि वो सेल हट जाएगी ना, यानी कि जो कपड़ा पहले आपको 50% ऑफ में मिलने वाला था, वो कपड़ा आपको 3 दिन बाद 50% महंगा मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, अभी से कपड़े खरीदने स्टार्ट कर दोगे, आप, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अभी के टाइम पे क्या करोगे, आप सेविंग कम करोगे और एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे, तो आपकी सेविंग डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या है,
जब सेविंग डिक्रीज हो जाएगी तो जब सेविंग डिक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई आप कुछ पैसा सेव करोगे उसे तो इन्वेस्ट करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रोथ विल डिक्रीज। तो इसलिए हाइयर इन्फ्लेशन क्या होता है, सेविंग रेट को डिप्लीट करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि आपकी रियल इनकम जो है डिक्रीज करती है। तो आपने देखा रियल इनकम सेविंग। अब देखिए एक केस और देखिए, मैंने बताया सेविंग डिक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। दूसरा केस देखिए आप इसके अंदर, भाई जब सेविंग डिक्रीज हो रही है, आप कम सेव कर रहे हैं, तो आप बैंक में भी कम सेव करेंगे, यानी कि बैंक में भी क्या है, फाइनेंशियल सेविंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। बैंक डिपॉजिट डिक्रीज होगा, यानी कि बैंक के पास पैसा कम होगा। भाई आप बैंक में पैसा कम जमा कराएंगे ना, तो फाइनेंशियल सेविंग डिक्रीज करेगा। जब फाइनेंशियल सेविंग डिक्रीज करेगा तो बैंकों के पास पैसा कम होगा ना, यानी कि बैंकों के पास पैसा कम होगा तो जो बैंक लोन देगा वो कॉस्टली होगा। अब जब लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिला, कॉस्टली होगा, और जितने बिजनेसमैन होते हैं ये क्या करते हैं, उधार लेके बिजनेस करते हैं ना, लोन लेके बिजनेस करते हैं, यानी कि जब लोन कॉस्टली होगा, बोरोइंग महंगी होगी, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा। और इससे क्या होगा, ग्रोथ डिक्रीज करेगा। एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया इसके अंदर, और अगर इन्फ्लेशन है, मैंने क्या बताया, अगर इन्फ्लेशन है इसका मतलब क्या है, डिमांड है। डिमांड का मतलब क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। तो यानी कि आरबीआई का काम क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई काम है ना। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, आरबीआई क्या लगेगा, मनी सप्लाई ज्यादा मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट क्या रेट होता है, जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अगेंस्ट कोलेटरल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखते हैं और रेपो रेट पे बोरो कर लेते हैं आरबीआई से। क्लियर? यानी कि जब रेपो रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम करना है, आरबीआई का लगेगा मनी सप्लाई ज्यादा है, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब जो भी बैंक्स आरबीआई से लोन लेंगे वो कॉस्टली हो जाएगा। अब जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगा, इसी पैसे को तो बैंक अपने कस्टमर को देगा। तो जब यहां पे जो लोन कॉस्टली मिल रहा है बैंक्स को, तो ये वाला मार्केट इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, तो ये वाला लोन भी कॉस्टली हो जाएगा जो कस्टमर को देगा। तो इससे क्या होगा, जब ये लोन कॉस्टली हो जाएगा, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा, फिर ग्रोथ डिक्रीज करेगा। क्लियर? इससे आगे 3-4 डायमेंशंस और है कि रूपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ रूपी पे क्या फर्क पड़ता है इसका। क्लियर? और आपका इंडेक्स बॉन्ड के इसमें जो इन्फ्लेशन को कैसे इंडेक्स करते हैं, बैंकों पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है? कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? थैंक यू।